हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम पॉइंट। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में एज अ एयरमैन कैसे ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों देयर आर टू वेज टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। दो तरीके इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने के, वन इज़ टेक्निकल और अनदर इज नॉन टेक्निकल। एक तो टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। जो टेक्निकल जो प्रोसेस रहता है वो ग्रुप एक्स का रहता है। तो ग्रुप एक्स में क्या चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए ग्रुप एक्स के लिए? कैंडिडेट पास 10+2 एग्जाम विद मैथ फिजिक्स इंग्लिश विद 50% मार्क्स। मतलब सारे सब्जेक्ट में मिनिमम जो मार्क्स हैं वो 50% होने चाहिए, मैथ्स में भी फिजिक्स में भी, है ना, और इंग्लिश में भी, है ना। मैथ फिजिक्स का ऐसा कोई फिक्स नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन इंग्लिश में तो 50% होने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एक और रहता है, अगर आपने 10+2 नहीं किया है, पॉलीटेक्निक किया है, तो 3 ईयर पॉलीटेक्निक डिप्लोमा विद 50% मार्क्स। मतलब ऑल ओवर जो पॉलीटेक्निक आपका डिप्लोमा है उसमें भी अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो एक्स ग्रुप टेक्निकल एज अ टेक्निकल ज्वाइन करने के लिए इंडियन एयरफोर्स को। उसके बाद दूसरा रहता है नॉन टेक्निकल, जो ग्रुप वाई रहता है। उसमें क्या होगा, उसके लिए आपका जो क्राइटेरिया वो है कैंडिडेट पास 10+2 एग्जाम विद 50% मार्क्स। मिनिमम जो मार्क्स है ऑल ओवर वो 50% होना चाहिए, और इंग्लिश में भी 50% होना चाहिए। मतलब 50% है, 50% से ज़्यादा ऑल ओवर तो वेल एंड गुड। अगर आपका इंग्लिश में 49 भी रह गया तो आप एलिजिबल नहीं हो, मतलब इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद 2 ईयर वोकेशनल कोर्स अगर आपने कोई भी किया है तो 2 साल का वो वोकेशनल कोर्स होना चाहिए, जिसमें भी 50% होना चाहिए, ठीक है। तो और लगा हुआ है तो या तो 10+2 होगा या वोकेशनल कोर्स होगा। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी जो डिटेल्स हैं। उसमें सबसे पहला हाइट। हाइट जो मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं चेस्ट की। चेस्ट जितनी भी आपकी है उसमें 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होनी चाहिए, मिनिमम 5 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, एक्सपेंड। उसके बाद मिनिमम वेट की बात करते हैं तो 55 केजी लिखा हुआ है, लेकिन इसका पूरा एक चार्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है वो चार्ट, आप इसमें प्लस माइनस 5 कर सकते हैं। मतलब अगर ये 16 ईयर से का 16 से 19 ईयर तक इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वो एज क्राइटेरिया रहता है। और ये इधर साइड में 152, 155, 157 ये हाइट लिखी हुई है इन सेंटीमीटर, और 42.5, 43.5 ये वेट लिखा हुआ है। मतलब अगर इतने साल से बीच में, मतलब 16 से 17 का कोई पर्सन है, उसकी हाइट 155 है, तो उसमें मिनिमम वेट 43.5 किलोग्राम होना ही चाहिए। इसमें +5 और -5 रहता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब जो फेज़ 1 जो रहता है एक्स वाई ग्रुप का, वो क्या होता है, उसमें ऑनलाइन एक आपका टेस्ट होता है। उस ऑनलाइन टेस्ट का क्या प्रोसेस है, उसमें आपको जो, अगर आप टेक्निकल ग्रुप एक्स के लिए हो तो 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के लिए, 25 क्वेश्चंस मैथ और 25 क्वेश्चंस फिजिक्स के लिए आएंगे, जिसमें से आपको एक पासिंग क्राइटेरिया जो भी बाद में मेरिट बनेगी उसके हिसाब से वो एलिजिबल होने चाहिए। और ग्रुप वाई के लिए क्या रहता है, 30 मार्क्स का जो रहता है वो रागा का सेक्शन रहता है, और 20 मार्क्स का सेम इंग्लिश का सेक्शन रहता है। तो दोनों टेस्ट ऑनलाइन रहते हैं, ग्रुप एक्स फॉर टेक्निकल एंड ग्रुप वाई फॉर नॉन टेक्निकल। उसके बाद फेज सेकंड होता है, वो जो कैंडिडेट फेज 1 क्वालिफाई करता है तो वो एयरफोर्स अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, उन कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करता है। कभी 15,000, कभी 16,000, वो एयरफोर्स अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करता है। फेज 2 में क्या रहता है, पीएफटी रहता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट सबसे पहले। इसमें क्या होता है, रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर की, इन 6 मिनट 30 सेकंड में वो कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद 10 पुशअप्स होते हैं, 10 सिटअप्स होते हैं और 20 स्क्वाट्स होते हैं। उनकी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा कैसे क्या चीज़ करनी होती है। उसके बाद अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 होता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, जिसे OMR जिसे बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। और इस बार से जो एग्ज़ाम हुआ है पिछला, जो लास्ट सितंबर वाला, उनको इंग्लिश का टेस्ट भी वहाँ न्यू जो ऐड किया उन लोगों ने, वहाँ इंग्लिश का टेस्ट भी वो लोग लेना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद वहाँ SRT, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग टेस्ट, मतलब ये भी थोड़े छोटे छोटे से टेस्ट होते रहते हैं। उसके बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में क्या रहता है, ग्रुप डिस्कशन रहता है, GD, है ना। उस GD में और क्या रहेगा, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। 10+2 का जो मार्कशीट है, ओरिजिनल मार्कशीट, वो ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वो आपको वहीं उसी स्टेज से क्या कर देंगे, आउट कर देंगे, ठीक है।
उसके बाद फेज़ 3 होता है, मतलब वहाँ सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको करीब जितना भी आप सुबह 5:30 बजे आपकी एंट्री होती है और रात को किसी किसी स्टेशन पे 2 बजे 2:30 बजे भी आपको छोड़ा जाता है। मतलब पूरा सुबह 5:30 बजे से अगले मतलब पूरी रात तक 2-2:30 बजे तक आपको छोड़ा जाता है, ठीक है। मेरे सेंटर पे भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है। फेज़ 3 रहता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन का क्या है, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ, पूरा समझा दे रहा हूँ। Candidate who qualify adaptability test 2 shall be issued with medical appointment letter at representative ASCs। मतलब वहाँ पे एक मेडिकल एक आपको पूरा वो मिलता है जो कि आप जो उस पर एक डेट डली हुई होती है, उस डेट के अकॉर्डिंग आपको जो ASC ने जो भी सेंटर बताया है कि आप कहीं भी किसी भी सेंटर पे आप जा सकते हो, है ना। तो उस मतलब जो सेंटर उन्होंने दिया होगा केवल उसी सेंटर पे आपको जाना होगा, आपको रिपोर्टिंग करनी होगी, ठीक है, उसी डेट को जाके, ठीक है। तो इसके बाद क्या रहेगा, इट कैन ऑल्सो बी डाउनलोडेड अंडर द कैंडिडेट लॉग इन एज CASB वेब पोर्टल। वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। मेडिकल एग्जामिनेशन एट डेजिग्नेटेड मेडिकल बोर्ड सेंटर MBC ऑन स्पेसिफिक डेट। मतलब एक स्पेसिफिक डेट को, स्पेसिफिक जो डेट रहती है उसी पे आपको पहुंचना होता है और वहाँ पे आपको 6 से 7 दिन का टाइम पूरा लेके जाना है, ठीक है। चाहे आपका मेडिकल 1 दिन में हो जाए चाहे 2 दिन में हो जाए, वो मतलब मैटर नहीं करता, आपको 6 से 7 दिन का टाइम लेके जाना है। हो सकता है आपका मेडिकल उसी दिन हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो थोड़ा लेट भी होता है, मतलब 3 से 4 दिन भी कभी कभी लग जाते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय एयरफोर्स मेडिकल टीम एज पर IAF इंडियन एयरफोर्स मेडिकल स्टैंडर्ड पॉलिसीज जो भी रहते हैं उनके ही रहते हैं। जैसे इसमें क्या क्या टेस्ट होता है, ब्लड हीमोग्लोबिन होता है, HB TLC DLC, यूरिन टेस्ट होता है, बायोकेमिस्ट्री, मतलब बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसके बाद कुछ जनरल जो पॉइंट, तो दोस्तों कुछ ये जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जो आपको मतलब हर किसी कैंडिडेट को फॉलो करने हैं। तो ये दे रखा है, मैं आपको जल्दी जल्दी इन सबको समझा दे रहा हूँ। ये में लिखा हुआ है कि आपको कोई 5 चॉइस करनी है एग्जामिनेशन सेंटर की, है ना, जो कि आपको मतलब सबसे ज़्यादा इजी है, मतलब जहाँ आप इजीली एग्ज़ाम देने जा सकते हो। उसके बाद आपको 3 चॉइस करनी होती हैं ASCs की, जहाँ आप इजीली पहुँच सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग वो चॉइसेस को फिल कर सकते हो। B पॉइंट दे रखा है कि कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर है या डेट ऑफ एग्ज़ाम है वो चेंज नहीं होगी। C ऑप्शन दे रखा है, मतलब C लिखा हुआ है कि आपको कोई भी मतलब जो ड्यू डेट है, मतलब जो टाइम दिया हुआ है, जो शिफ्ट दिया, अगर आप वहाँ नहीं पहुँचे हो तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब आपका जो फॉर्म होगा अब फिर आप किसी और शिफ्ट में नहीं जा सकते हो, ठीक है। डी दे रखा है इनकम्प्लीट या डुप्लीकेट फॉर्म होगा, मतलब 2 बार आपने फॉर्म भर दिया तो रिजेक्ट हो जाएगा। ई पॉइंट दे रखा है कि जो इतना भी टेस्ट होगा, मतलब आपको कहीं जाना पड़े, ASCs में जाना पड़े, फिर आपको मेडिकल के लिए जाना पड़े, तो उसके लिए भी एयरमैन जो एयरफोर्स जो है वो कोई भी पैसा आपको नहीं देगी। F दे रखा है कैंडिडेट एडवाइज टू प्रिजर्व, मतलब जो ईमेल आईडी है उसको संभाल के रखनी है, फॉर्म पासवर्ड वगैरह को, जिससे कि रिजल्ट वगैरह के टाइम पे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। जी पॉइंट दे रखा है कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली वंस एज पर रेस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट, मतलब एक बार ही अप्लाई करना है। एज दे रखा है कि अगर मोर देन वन आपने अप्लाई किया या ग्रुप X में अलग किया, ग्रुप Y में अलग किया, तो आपकी वो जो भी फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बोथ में आप अप्लाई कर सकते हो। ये दे रखा है मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, ये सारे मतलब गैजेट हॉल में अंदर मतलब फेज़ 1 के टाइम पे ये लेके नहीं जाने। 27 नंबर पे लिखा हुआ है अगर इफ़ देयर इज़ एनी वेरिएशन बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब कोई भी रीजनल लैंग्वेज में अगर कुछ भी अगर ऐसा वो रहता है तो जो इंग्लिश में लिखा हुआ होगा, मतलब कभी कभी हिंदी में अलग लिखा जाता है, इंग्लिश में अलग लिखा जाता है, मतलब इंग्लिश में जो भी लिखा हुआ होगा वो आपका सही माना जाएगा। 28 दे रखा है एनी कोरेंडम चेंजेस अपडेट जो भी होंगे वो CASB की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाएंगे। जैसे इस बार का जो एग्ज़ाम था वो मार्च में होना था, लेकिन अब कब हो रहा है वो अभी कुछ पता नहीं है कब हो रहा है ना। वो सारी अपडेट आपको कहाँ से मिली, CASB जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से। इसके बाद क्या होता है, जब ये सारे प्रोसेस आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको मार्च में, उसके बाद अक्टूबर में, मतलब दोनों मार्च और अक्टूबर में एक PSL लिस्ट आती है जिसे प्रोविज़न सिलेक्शन लिस्ट भी बोलते हैं। एक कट ऑफ आती है, उस कट ऑफ में कुछ कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं और कुछ नॉट इन PSL, मतलब जो सारे के सारे कैंडिडेट PSL में होते हैं, एक तो PSL में होते हैं और एक नॉट इन PSL के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इसमें जो कैंडिडेट होते हैं वो सबको क्या किया जाता है, उन सबको मतलब एक चांस दिया, एक मतलब जो भी उसमें पता होता है कि किसने मेडिकल क्वालिफाई किया किसने नहीं किया, और एक रैंक वाइज ये लिस्ट बनती है।
इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद इससे 1 से 2 महीने बाद एक एनरोलमेंट लिस्ट आती है, जिसे हम फाइनल लिस्ट भी बोलते हैं। उसमें एक मेन लिस्ट में कुछ कैंडिडेट होते हैं, कुछ स्टैंड बाय में, कुछ मतलब जो लिस्ट होती है इसके अकॉर्डिंग ही लोग क्या होते हैं, जो पहले लिस्ट आ चुकी है इस एयरफोर्स को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। मतलब मेन लिस्ट में जो कैंडिडेट होते हैं वो मोस्टली ज्वाइन कर लेते, वही ज्वाइन कर पाते हैं। स्टैंड बाय का अभी तक कोई भी मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं स्टैंड बाय में ज्वाइन करने के। तो दोस्तों खत्म होती है पूरी सीरीज़। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, या नीचे कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते, कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, उस पेज को लाइक कर सकते हैं। कोई भी कैसी भी क्वेरी है आप मुझे वहाँ कर सकते हैं वो मैसेज, या फिर इस पेज के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।